नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन राजस्थान। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में या उसमें सिलेक्शन के लिए जो पुराने पिछले सालों के जो पेपर होते हैं, उन पेपर में आए हुए क्वेश्चन पेपरों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। यह आपके सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे आपको ये ज्ञान हो जाता है कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं या फिर किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी क्रम में हम अभ्यास करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपरों का। ये अभ्यास हम रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम 2022 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उस पात्रता परीक्षा में लेवल 1 का जो पेपर है, उस पेपर का हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पेपर में साइकोलॉजी के कुल 30 प्रश्न थे। साइकोलॉजी के कुल 30 प्रश्न थे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के कुल मिलाकर 30 प्रश्न आए थे। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये समझना, अच्छा ध्यान रखना, यहाँ असत्य पूछा है। ये समझना ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक इंडिविजुअल अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। तो ये बात असत्य हो गई ये बात, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये समझना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये तो ज़रूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। फिर ऑप्शन भी है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। द चाइल्ड डेवलप एज यूनिफाइड होल। फिर ऑप्शन नंबर सी है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। इसका मतलब यह है कि यदि विकास का कोई एक पक्ष बाधित हो गया, जैसे शारीरिक विकास बाधित हो गया, तो ये मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास या आपका जो नैतिक विकास है या आपका जो सामाजिक विकास है, उसको प्रभावित कर सकता है। यदि आपका सांवेगिक विकास नहीं हुआ, तो ये आपके बाकी के जो विकास हैं उनको प्रभावित कर सकता है। और फिर ऑप्शन नंबर डी है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो हम सबको पता ही है कि विकास जो है, डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस, यानी कि विकास अनुक्रमिक प्रक्रिया। तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य हो जाएगा ए वाला, यानी कि इसमें ए किसमें है, तो ए है डी वाले ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, क्योंकि विकास जो है वो विकास का क्षेत्र व्यापक है। ये वर्दी जो है विकास में समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। देखो बचपन, अब बचपना अवस्था चाइल्डहुड को कहते हैं या बाल्य अवस्था को कहते हैं। अब ये यहाँ इंग्लिश का भी ध्यान रखना है, कौन सी एज, अगर ऐसे अवस्था का पता नहीं चले हिंदी से, तो ये इंग्लिश में आप साइकोलॉजी को जितना इंग्लिश में पढ़ोगे उतना फ़ायदों में रहोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। देखो यहाँ भी क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राक टोली की अवस्था। तो हमें पता है कि बाल्य अवस्था की विशेषताओं में गेम एंड गैंग एज, बच्चा सवाल भी करने लग जाता है, खेलने भी लग जाता है, लेकिन अनुकरण द्वारा सीखने की जो योग्यता होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है शेषावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण की आयु इसकी विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं, तो जिसको शॉर्ट में आईक्यू भी कहते हैं। आईक्यू ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड इज,
यानी कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो प्रतिभाशाली बालक या जीनियस या टैलेंटेड की बुद्धि लब्धि होती है वो 140 होती है, जबकि जो 120 से 130 तक जो होते हैं, 120 से लेकर के 139 तक, 139 तक जो होते हैं इनको कहते हैं सुपीरियर। इनको क्या कहते हैं? सुपीरियर। सुपीरियर या प्रखर बुद्धि की, इंग्लिश में सुपीरियर और हिंदी में प्रखर बुद्धि वाले कहते हैं। कैसी बुद्धि वाले? प्रखर बुद्धि वाले। यानी कि जो सुपीरियर या प्रखर बुद्धि वाले होते हैं उनका IQ 120 से 139 के बीच होता है। और जो 55 जो है ये होगा मूर्खों का। 55 किनका होगा? मूर्खों का। मूर्खों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 55, जिसको इंग्लिश में मोरॉन भी कहते हैं, MORON, मोरॉन। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु नहीं, अब छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को जानने के लिए ही तो करना चाहिए व्यक्तिगत नहीं, सॉरी ये बात नहीं है। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हैं। हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, जब आपको किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या उसके व्यक्तित्व का ज्ञान होगा तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये छात्र सीखने में असमर्थ या समर्थ क्यों है। यदि वो ज़्यादा सीख रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, ये इतना समर्थ क्यों है, और नहीं सीख रहा है तो उसमें असमर्थ क्यों है। ये इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? वैसे इसका आंसर 12 आएगा, लेकिन कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया था, टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला दिया था वो था IQ बराबर MA/CA। क्या था? IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो इसमें IQ अपने को दे रखा है 75 और मेंटल एज अपन को ज्ञात करनी है और CA दे रखी है 16 वर्ष। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी इसकी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? खूब सारी विशेषताएं होती है, योग्यताएं होती है। अब यदि उसको कोई विशेष कार्य करना है तो वो अपनी मानसिक योग्यताओं में से कुछ मॉडल को या कुछ प्रतिदर्श को उठा लेता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो अपन जब बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि थॉमसन का प्रतिदर्श या थॉमसन का मॉडल थ्योरी ऑफ थॉमसन। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो प्रक्षेपी विधियों में जो हरमन रोड्सा का इंक ब्लॉट टेस्ट है, मॉर्गन और मूरे का थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट डॉक्टर लियोपोल्ड बालक का है, गाल्टन की शब्द साहचर्य विधि है, और पाइन और टेंडलर की वाक्य पूर्ति परीक्षण है। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन व मूरे का है। किसका है? मॉर्गन और मूरे का। मॉर्गन व मूरे, ये इसका हो जाएगा। अवलोकन विधि जो है वो किसने दी थी? अवलोकन विधि वाटसन ने दी थी। अवलोकन विधि किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। और निर्धारण मापनी विधि लिकर्ट और थर्स्टन ने दी थी। किसने दी थी? लिकर्ट और थर्स्टन ने। लिकर्ट और थर्स्टन, ध्यान रखना, लिकर्ट और थर्स्टन ने जो विधि दी थी निर्धारण मापनी, और वाटसन की विधि अवलोकन विधि, ये जो है अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है ना। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता हो जाएगा अपसारी चिंतन से। अति सक्रियता भी कम नहीं है, कम बोधगम्यता भी सही नहीं है। अभिसारी चिंतन का मतलब हो गया केंद्रित चिंतन। सृजनात्मकता का मतलब हो गया अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित हो जाएगी? अपसारी चिंतन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो तीव्र चिंता भी समायोजन को बढ़ावा नहीं देती।
उल्टा असमायोजित कर देती है, बीमारी का डर भी असमायोजित कर देती है, अपराध का बोध के बारे में जुनूनी सोच, अपराध बोध, तो गिल्टी का भाव भी जो है समायोजन को बढ़ावा नहीं देता, उल्टा को समायोजित करता है। तो इसमें आ जाएगा विकसित भय और चिंता से मुक्ति, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण हैं? तो प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण हैं? ज़्यादा बातूनी नहीं होता है, नहीं। अति सक्रिय होता है, नहीं। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि IQ बराबर MA/CA, यानी मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। देखो अगर इसमें इंटू 100 लगा हुआ है तब तो ये सीधा सीधा टर्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मन। और यदि इसमें 100 नहीं लगा हुआ था तो क्या आ जाता? तो ये फॉर्मूला आ जाता स्टर्न और कोहेलमान, स्टर्न और कोहेलमान का। स्टर्न के साथ साथ क्या आ जाता? कोहेलमान। लेकिन इसमें ये इंटू गुणा में 100 है तो ये टर्मन का आ जाएगा। टर्मन ने जो है सबसे पहले 1908 में जो है मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में अल्फ्रेड विने ने दिया था। फिर 1912 में स्टर्न और कोहेलमान ने बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने एक सूत्र भी दिया था। जो इन्होंने एक सूत्र दिया था स्टर्न और कोहेलमान ने, इन्होंने जो सूत्र दिया था वो था IQ बराबर केवल MA/CA। अब इसमें क्या था? इसमें ये था कि इसमें जो है दशमलव की जो है समस्या आती थी इस सूत्र में। तो ये टर्मन ने क्या किया, इसमें ये जो है ये 100 से इसको और गुणा कर दिया, 100 से इसको और गुणा कर दिया, तो ये टर्मन का फॉर्मूला। अगर इसमें 100 नहीं आता तो ये इसमें विलियम स्टर्न और कोहेलमान जो है ये फॉर्मूला, ये आंसर आपका सही हो जाता। बी ने जो है बुद्धि परीक्षण दिए थे, बिने ने भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वे औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। देखो पढ़ने में भी कम है, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में भी कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, यानी कि गणित की ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो रवि में किसकी अधिक संभावना है, कौन बताएगा? रवि में किसकी अधिक संभावना हो जाएगी? रवि में हो जाएगी गणित से संबंधित विकृति तो नहीं होगी, लेखन से संबंधित विकृति भी नहीं होगी, बोलने से संबंधित विकृति भी नहीं होगी। इसमें हो जाएगी डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति, क्योंकि उसको पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम है। इसका मतलब क्या है? उसको डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति, जबकि उसको गणित में डिसकैलकुलिया नहीं है, गणित से संबंधित विकृति नहीं है। अगर गणित से संबंधित विकृति होती तो इसका आंसर ये हो जाता, इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकृति। क्वेश्चन नंबर 15, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? तो ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया? ये स्किनर की परिभाषा है। ये स्किनर की जो अधिगम की परिभाषा है, ये उसमें ये अधिगम टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। अधिगम जो है साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग अधिगम और बाल विकास, इनमें से आपको हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार पूछा है? तो इसने अधिगम का प्रकार पूछा है, तो नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, ये दो तो गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, सकारात्मक स्थानांतरण या द्विपक्षीय स्थानांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो एक समय में जब दो इच्छाएं होती है तो आदमी किस में चला जाता है? द्वंद्व में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं? तो देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को
पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं। ये भी अधिगम वाले टॉपिक में से है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा के बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिसे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो उपहार भी क्या हो जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि उसे गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। तो टीवी भी देखेगी, तो ये भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो ये भी क्या हो जाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि ये नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये जो डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ये इससे क्यों कर रही है? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण ये विभिन्न स्रोत जो है तलाश रही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो स्किनर ने भी किया था, थॉर्नडाइक ने भी किया था, कोहलर ने भी किया था और बीएस ब्लूम ने जो है नहीं किया था। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? यानी कि ये कह रहा है कि आप सीखने की गतिविधियों में बच्चों को संलग्न रखना है। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उन्हें क्या देंगे? सज़ा देंगे। या फिर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें क्या देंगे? इनाम देंगे। ये उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। नहीं, ये भी नहीं। बच्चों के लक्ष्य दर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे निर्धारित हैं। तो ये इसमें जो है 22 का आंसर हो जाएगा सी, 45 घंटे निर्धारित है। यानी कि शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 45 घंटे काम करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। रिलेटिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, एप्टीट्यूड। तो उत्तम परीक्षण में क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए क्या? विश्वसनीयता होनी चाहिए क्या? वैधता होनी चाहिए क्या? इसमें क्या पूछा है? भिन्न पूछा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित में हमेशा कौन महत्वपूर्ण होगा? बच्चा, न अध्यापक, न विषय वस्तु और न ही वातावरण। कौन होगा महत्वपूर्ण? या कौन से केंद्रित होगी? बच्चों पर केंद्रित होगी। क्वेश्चन नंबर 25, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्ष में अनुशासन बनाए रख सकें और छात्र और शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो चिंतनशील जो शिक्षक होता है वो क्या करेगा? हमेशा वो छात्र और शिक्षक में पारस्परिक जो अंतःक्रिया है उसको प्रोत्साहन देगा, यानी बच्चों को भी एक्टिव कर देगा, कुछ ऐसा करेगा। तो बच्चे एक्टिव कब होंगे? जब पारस्परिक क्रिया होगी। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? एक अनुदेधीय अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य का शोध। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक की, अधिकारी की, सुविधादाता की या तानाशाह की। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सुविधादाता की। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना। कि भाई आप जब बच्चों का टेस्ट लेते हो तो इसका उद्देश्य ये होता है कि कुछ आप ये बच्चों को ये बताना कि ये तुम ठोटी हो और तुम प्रतिभाशाली हो। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, उपचारी उपाय की आवश्यकता है, उनकी पहचान करनी है क्या?
अगले वाले ऑप्शन भी देखते हैं। सीखने की कठिनाइयों और समस्या के क्षेत्रों का निदान करने के लिए, या फिर उस सीमा तक पुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। बिल्कुल, ये आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा, और बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन डी जो है वो सही माना गया है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 29वां, निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत, यानी कि समीप से दूर का सिद्धांत, तो इसमें हो जाएगा ये शरीर के केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत। सिर पदामुभिक सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर सिद्धांत, यानी कि पहले का हो जाएगा डी और दूसरे का हो जाएगा ए। तो इनमें से केवल ऑप्शन नंबर 1 में ये है, तो ये हो जाएगा। विकास से की ओर बढ़ता है। अब ये क्वेश्चन जो है लगभग आपको हर एक दो क्वेश्चन हर बार रिपीट होता रहता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये जो है अपना जो BSTC का जो पेपर था, लेवल 1 का जो पेपर था, रीट पात्रता परीक्षा 2022 का, इसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। और